तो शुरू करने से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ। एक लाइन याद आ जाता है, सत्ता आएगी और जाएगी, पार्टियां बनेगी और बिखरेगी, लेकिन लोकतंत्र हमेशा निष्पक्ष रहेगा, क्योंकि उसकी शील्ड बना खड़ा है भारतीय निर्वाचन आयोग। नमस्कार साथियों, क्या आप जानते हैं कि 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में लोकतंत्र की धड़कन किसे कहा जाता है? वो शक्ति जो सत्ता तय नहीं करती, बल्कि सत्ता तय करने का हक सुरक्षित रखती है। आज हम बात करेंगे भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े रक्षक, यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो स्वागत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारे चैनल के पहले वीडियो पे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पूरे निचोड़ कर आपको सब कुछ समझाने के लिए हम तैयार हैं सिलेक्शन शील्ड वाले। सिर्फ आप हमें 5 से 10 मिनट दे दीजिए और पूरा वीडियो आप समझ जाएंगे। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के दिन हम इलेक्शन कमीशन के बारे में जानेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये है क्या, और इलेक्शन कमीशन के पूरे जो स्ट्रक्चर है, कैसे गठन किए गए हैं, अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या है, ये सारे चीज़ और आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल इससे रिलेटेड है वो सारे सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फंक्शन, मतलब वो कैसे काम करता है, उसका वर्क क्या है, पावर क्या है, वो सारे सब कुछ हम जानेंगे। और उसके बाद जो भी हम सीखेंगे उसके उसी के साथ हम 10 क्वेश्चन भी ट्रेंडिंग जो पैटर्न है उसके ऊपर लगाने की चेष्टा करेंगे या कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी मीन्स ये एक स्वतंत्र संस्था है। स्वतंत्र संस्था क्या होता है? स्वतंत्र संस्था ये है जो खुद का निर्णय खुद ले सके। और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का मतलब है कि ये संविधान से जुड़ा हुआ है। जब से संविधान चालू हुआ है तब से ये संविधान से जुड़ा हुआ है। और एडमिनिस्ट्रेटिंग यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया, केंद्र और राज्य में जितने भी सारे इलेक्शन होते हैं उन सबको कंडक्ट कौन करवाता है? वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाता है। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट की बात कर जाए तो एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 25 जनवरी 1950। और इसी दिन, ये 25 जनवरी, इसको इसी दिन को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल वोटर्स डे के रूप में। नेशनल वोटर्स डे कब पहली बार मनाया गया था, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसी के लिए हमने ये वाला भी पोर्शन डाल दिया है कि 2011 में पहली बार फर्स्ट सेलिब्रेशन एज ए नेशनल वोटर्स डे, पहली बार इसका सेलिब्रेट कब हुआ था? 2011 में एज ए नेशनल वोटर्स डे, जनवरी 25, 2011 में। ठीक है, फिर कौन से पार्ट और कौन से आर्टिकल, मतलब अनुच्छेद के साथ ये जुड़ा हुआ है? हम संविधान के 15वां पार्ट और या विभाग कह सकते हैं, उसी के साथ ये जुड़ा हुआ है। संविधान के 15वां विभाग में ये पाया जाता है। और अनुच्छेद की बात की जाए, मतलब आर्टिकल की बात की जाए, तो ये आर्टिकल 324 से लेके 329, मतलब 324 से लेके 329 तक ये रिलेटेड है। कौन किसी चीज के साथ? इलेक्शन कमीशन के साथ। तो एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 25 जनवरी 1950 में। और इसी 25 जनवरी दिन को सेलिब्रेट क्या करते हैं हम? इसको नेशनल वोटर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं। और ये पहली बार कब हुआ था सेलिब्रेशन? ये 2011 में हुआ था। 2011 हमें ऐसे याद करना है कि 2011 में हमने दूसरी बार हमारा जो वर्ल्ड कप है हमने उठाया था। और उसी 2011 की पहली बार ये सेलिब्रेट हुआ था एज ए नेशनल वोटर्स डे। और उसी दिन, जिस दिन ये बनाया गया था, 25 जनवरी को। और ये आर्टिकल नंबर 324 से लेके 329 तक ये रिलेटेड है। और पार्ट, मतलब विभाग नंबर 15, ये कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान ने इसको इस चीज पर रखा गया है। ठीक है, तो फिर से एक बार समझते हैं कि 1950 को जब ये बनाया गया, 1950 से लेकर 1989 तक ये सिंगल मेंबर बॉडी था। लेकिन 1989 से 1990 तक
ये मल्टी मेंबर बॉडी बन गया। लेकिन 1993 से ये परमानेंट वाला मल्टी मेंबर बॉडी बन गया है। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। कॉम्पोजिशन में हम क्या देखते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा जो इन सभी का हेड होगा। इस पूरे जो कमीशन है, वो पूरे कमीशन का हेड कौन है, वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और उनको कौन अपॉइंट करता है, उनको अपॉइंट करता है सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है। सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ही नहीं, ये पूरे इलेक्शन कमीशन के हर एक मेंबर, मतलब 3 जो सदस्य है, और तीनों को कौन अपॉइंट करता है, अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये दो जो अदर जो इलेक्शन कमिश्नर है, इनको अपॉइंट करने में सहायता कौन करता है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर करता है। वो बाद में जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है। और टोटल मेंबर जो है वो 3 ही है। हमने पहले ही इस बात को हमने क्लियर किया था कि 1993 में जो है वो मल्टी मेंबर बॉडी बना गया था। मल्टी मेंबर बॉडी में 3 जन थे। 3 जन में कौन थे, एक जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 अदर कमिश्नर है, इलेक्शन कमिश्नर है। और इन सभी के पास जो है अधिकार जो है ये समान रहता है। पावर जो है ये इन सभी के पास इक्वल पावर है, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग की बात की जाए, तो डिसीजन आर टेकन बाय मेजॉरिटी वोट। ये जो डिसीजन लेते हैं, मतलब जो भी निर्णय लेते हैं वो मेजॉरिटी से लेते हैं। मतलब सभी का बहुमत बहुमत लेके ही यहाँ पे वोट होता है। और ये जो पूरा जो कार्यक्रम है, ये पूरा कार्यक्रम 1993 में ही सिलेक्ट हो गया था, क्योंकि 3 जन का सदस्य है, इसीलिए मेजॉरिटी से ही डिसीजन लिए जाएंगे। सिर्फ ये सीईसी जो है ये फर्स्ट अमंग इक्वल्स, नॉट सुपीरियर इन पावर। मतलब ये सभी के लिए समान है, कोई एक बड़ा और कोई एक छोटा इस कमीशन में नहीं रहेगा। ये 1993 में बहुत ही क्लियर से समझाया गया है, ठीक है। और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है इसका टेन्योर, मतलब 6 साल तक का ये टेन्योर है। और 65 ईयर्स एज जो भी पहले आएगा उसके हिसाब से ये काम चलेगा। मतलब सर्विस टेन्योर जो है वो 6 साल तक के है और 65 साल तक के है, ठीक है। तो हमने गठन देख लिया है। अब हम रिमूवल प्रोसेस, मतलब इनको कौन अपॉइंट करता है, ये तो हमें पता चल गया कि प्रेसिडेंट साहब जो है, हमारे देश के जो प्रेसिडेंट साहब है वो इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करता है। पूरे इलेक्शन कमीशन को ही अपॉइंट करता है, चाहे वो चीफ इलेक्शन हो, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, कमिश्नर साहब हो, या अदर्स जो दो जो इलेक्शन कमिश्नर है, उन दो तीनों को ही अपॉइंट कौन करता है, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। लेकिन उनको निकालता कौन है, उनको निकाला जाता है रिमूव्ड लाइक ए सुप्रीम कोर्ट जज बाय पार्लियामेंट थ्रू इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे निकाला जाएगा, वैसे ही कमीशन के हर एक कमिश्नर को उसी तरीके से रिमूवल किया जाएगा या रिमूव किया जाएगा। ये जो रिमूव्ड, ये कौन करेगा, ये प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आदर्स इलेक्शन कमीशन के जितने भी, तो हमने अभी गठन पढ़ लिया है। तो अब हम बात करते हैं, पहले तो हम समझ गए हैं कि अपॉइंट कौन करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है, अदर इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है। इन तीनों को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। और अदर्स जो इलेक्शन कमिश्नर जो है, उन दोनों को अपॉइंट करने में सहायता कौन करता है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर करता है। और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनको रिमूव कैसे किया जाता है, मतलब अगर उनका प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, मतलब अक्षमता जब पाया गया है, तो उनको निकाला कैसे जाएगा। उनको निकाला जाएगा जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे निकाला जाता है पार्लियामेंट के थ्रू और इम्पीचमेंट के थ्रू, वैसे ही, ठीक वैसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निकाला जाएगा। और अदर्स जो अन्य जो 2 इलेक्शन कमिश्नर है, उन दोनों को कैसे निकाला जाएगा, उन दोनों को निकाला जाएगा वो भी प्रेसिडेंट के थ्रू। वो किसके थ्रू, वो प्रेसिडेंट के थ्रू ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मतलब अदर्स जो 2 इलेक्शन कमिश्नर है, उन दोनों को निकाला जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के निर्णय के बाद, ठीक है। वो रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को कि इन लोगों को निकालिए, फिर प्रेसिडेंट जो है वो अपना साइन करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम कैसे इस चीज़ को याद रखेंगे, वो 3665 रूल में याद रखेंगे। मतलब
अब तक के जितने भी हमने पढ़े हैं वो सब कुछ 1 सेकंड में हमको याद आने वाला है, वो 3665 रूल से। मतलब 3 मेंबर्स जो इलेक्शन कमीशन के जो गठन है वो 3 मेंबर के है, मतलब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। 6 साल की जो सर्विस टेन्योर है वो 6 साल की है और 65 ईयर्स मैक्स एज तक वो अपनी नौकरी कर सकता है, ठीक है। अगर ये 3665 रूल अगर याद रह गया तो तुम तबाही मचा दोगे, यहाँ तक जितने भी तुम पढ़ चुके हो वो कभी नहीं भूलोगे। अब बात करते हैं कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस, ये अपॉइंटमेंट होता कैसे है। अभी हमने देखा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर्स जो अन्य जो इलेक्शन कमिश्नर है उन लोगों को वो सिलेक्ट करते हैं या अपॉइंट करते हैं, लेकिन वो अपॉइंट होते कैसे हैं, ठीक है। ये सबसे मतलब अब तो जो आने वाले एग्जाम है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है सभी एग्जामों के लिए, कि क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023 में एक नया कानून आया था। 2023 में एक नया कानून आया और ये नया कानून क्या कहता है, इसमें सर्च कमेटी बिठाया गया और नया एलिजिबिलिटी बताया गया जो पहले नहीं था। सर्च कमेटी और एलिजिबिलिटी, फिर उसके बाद एक सिलेक्शन कमेटी बनाया गया, तो उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये सर्च कमेटी क्या है, ये सर्च कमेटी का हेड जो है वो कौन है, वो है हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो ये सर्च कमेटी का हेड है और वो एक लिस्ट तैयार करते हैं कैंडिडेट्स फॉर सिलेक्शन, मतलब जो भी इलेक्शन कमिश्नर होने के मतलब दावेदार हो उनका लिस्ट कौन तैयार करता है, वो कैबिनेट सेक्रेटरी वो हेड है इस पूरे सिलेक्शन कमेटी, मतलब सर्च कमेटी की, माफ कीजिएगा, सर्च कमेटी का हेड कौन है, कैबिनेट सेक्रेटरी। और वो एक लिस्ट तैयार करता है कौन कौन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सदस्य बन सकते हैं, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी में हम क्या देखते हैं, ये पर्सन जो है उसमें इंटीग्रिटी होना चाहिए और एक्सपीरियंस इन इलेक्टोरल मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट, माफ कीजिएगा, इलेक्शन मैनेजमेंट, मतलब उसे इलेक्शन के बारे में एकदम संपूर्ण ज्ञात हो। और यूजुअली सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर, अगर वो सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर है तो ही उसे चुना जा सकता है, मतलब उनका नाम जो है वो इस लिस्ट में आएगा, सर्च कमेटी के जो लिस्ट है, कैंडिडेट लिस्ट है, उस लिस्ट में आएगा। फिर वो कैबिनेट सेक्रेटरी बताएगा, किनको बताएगा, एक सिलेक्शन कमेटी टीम को बताएगा, ठीक है। और वो सिलेक्शन कमेटी जो है वो सिलेक्शन कमेटी क्या करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है बट रिकमेंडेशन ऑन सिलेक्शन कमेटी, मतलब सिलेक्शन कमेटी के आधार पर ही प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है तीनों मेंबर को, ठीक है। और ये कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब बन गया है क्वेश्चन सेटर के लिए, मतलब जो भी क्वेश्चन बनाएगा आने वाले एग्जामों में, जो भी क्वेश्चन बनाएगा इलेक्शन कमीशन से, वो इस चीज पर बहुत ही जोर देगा और बहुत ही ध्यान रखेगा। मतलब कमेटी में क्योंकि इसमें चेंज आया है 2023 कानून के बाद, ये चेंज आया है और क्या चेंजेस आया है वो भी हम देखने वाले हैं। चेंजेस ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, वन कैबिनेट मिनिस्टर चूजन बाय पीएम। मतलब इस सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, मतलब हमारे मोदी साहब है, और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, वो जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन है वो है लोकसभा के, वो है। और कैबिनेट मिनिस्टर चूजन बाय पीएम, मतलब पीएम जो है, मोदी साहब जो है, वो जिनको चूज करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर से, वही वो सर्च कमेटी जो है, सर्च कमेटी का जो लिस्ट जो तैयार करते हैं इलेक्शन कमीशन के लिए, वो लिस्ट कौन तैयार करेगा, ये कैबिनेट मिनिस्टर ही तैयार करेगा। लेकिन पहले ये कैबिनेट मिनिस्टर की जगह ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिमूव्ड फ्रॉम पैनल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको हटाया गया, इस कमेटी से इनको हटाया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है जो हमें ध्यान रखना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब नहीं रहे इस सिलेक्शन कमेटी में, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पहले जब था, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस सिलेक्शन कमेटी में थे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, इलेक्शन कमीशन
कमिश्नर को चुनते हैं, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा और एक कैबिनेट मिनिस्टर जो पीएम चूज करते हैं, वही जो है ये इस सिलेक्शन कमेटी में है। और इसी सिलेक्शन कमेटी के जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो सर्च कमेटी के हेड है। सर्च कमेटी क्या करता है? सर्च कमेटी एक लिस्ट तैयार करता है और उसी लिस्ट को देखकर सिलेक्शन कमेटी अपना निर्णय लेता है और फिर प्रेसिडेंट को बताता है और फिर प्रेसिडेंट क्या करता है? अपॉइंट करता है। ठीक है। और सैलरी जो है इनमें भी चेंज है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब सैलरी पहले का सैलरी जो था वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उनके बराबर का था। लेकिन अब क्या कर दिया है? अब इक्वल टू कैबिनेट सेक्रेटरी, मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी को जो सैलरी मिलेगा वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जितने भी तीनों मेंबर हैं उन सभी को उसी के तरह सैलरी मिलेगी, कैबिनेट सेक्रेटरी की तरह, ना कि सुप्रीम कोर्ट जज के सैलरी के बराबर। ठीक है। तो ये यहाँ पर दो चेंजेस है। एक चेंजेस क्या है? एक चेंजेस है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सिलेक्शन कमेटी से हटाया गया है। और दूसरा चेंज क्या है? अब जो सैलरी है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर का नहीं है, अब सैलरी जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर का आ गया है। ठीक है। तो ये है तीनों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तीनों मेंबर। मिडिल में जो है वो है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी, और उनके दो साइड में जो है वो श्री विवेक जोशी सर जी और श्री सुखवीर सिंह संधू जी है, जो अदर अन्य इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है। इसी के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति भी होती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो वो होता है। और इनके पास पूरा पावर जो है ये सब कुछ ये आर्टिकल 324 में ही दी गई है। ठीक है। आर्टिकल 324 क्या है? आर्टिकल 324 सीधा सीधा पावर के बारे में बात करता है और सेटअप के बारे में बात करता है, मतलब स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है, सीधी बात की जाए तो। और आर्टिकल 325 क्या है? आर्टिकल 325 क्या कहता है कि नो एक्सक्लूजन फ्रॉम वोटर लिस्ट बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, सेक्स, मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते आप किसी भी मतदाताओं के साथ। आप किसी भी तरीके से भेदभाव आप नहीं कर सकते, जात पात, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी पात का हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव आप नहीं कर सकते, यह आर्टिकल 325 कहता है। आर्टिकल 326 क्या कहता है? आर्टिकल 326 ये कहता है इलेक्शन बेस्ड ऑन अडल्ट सरफेस, मतलब बात जाननी बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, आर्टिकल 326 बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है एसएससी के द्वारा, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है आर्टिकल 326 को, क्योंकि मूल संविधान में जो है वो मतदान की आयु जो है वो 21 वर्ष की है, लेकिन 61th अमेंडमेंट के थ्रू, 61वां जो अमेंडमेंट है उसके थ्रू 1988 में 18 वर्ष कर दिया गया है, घटाकर जो है ये आयु को 21 साल से लेके 18 साल की उम्र तक कर दिए गए है। मतलब 18 साल से लेके आप किसी भी उम्र तक आप वोट दे सकते हैं, लेकिन 18 साल के नीचे तक आप नहीं दे सकते। पहले ये 21 साल तक था। ठीक है। वोटिंग राइट, मतलब आर्टिकल 326 क्या कहता है? आर्टिकल 326 सीधा सीधा राइट टू वोट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 327 क्या कहता है? आर्टिकल 327 कहता है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉज रिगार्डिंग इलेक्शन, मतलब पार्लियामेंट मतलब संसद के पास एक पावर आ जाता है जो इलेक्शन के रिगार्डिंग वो लॉ बना सकता है, मतलब कानून बना सकता है। पार्लियामेंट वो आइन बना सकता है। ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद आता है आर्टिकल 328। आर्टिकल 328 क्या कहता है? पावर ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, मतलब जो राज्य विधानमंडल जो है वो कानून बना सकता है अपने अधिकार से। ठीक है। किसी भी राज्य के विधानमंडल को चुनाव के संबंध में कानून बनाने का राज्य विधानमंडल के पास ये शक्ति दी गई है आर्टिकल 328 में। ठीक है। और आर्टिकल 329 क्या कहता है? आर्टिकल 329 कहता है कि कोर्ट्स कैन नॉट इंटरफेयर इन इलेक्शंस, मतलब फेयर ही नहीं करेगी, किसी भी मामलों में ये इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है। ये कहता है आर्टिकल
329, नो कोर्ट इंटरफेरेंस। तो इजी ट्रिक टू रिमेंबर क्या है? इजी ट्रिक टू रिमेंबर ये है कि आर्टिकल 324 क्या कहता है? आर्टिकल 324 ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पूरा का पूरा जो है वो पावर दी गई है। फिर 325 कोई भी भेदभाव नहीं चलेगा, नो डिस्क्रिमिनेशन। 326 326 क्या कहता है? 326 कहता है राइट टू वोट, मतलब वोटिंग जो है वो एज क्या है? वो 18 साल। और 18 साल कौन से अमेंडमेंट के थ्रू किया गया है? वो 61 अमेंडमेंट के थ्रू किया गया है। मतलब 61 अमेंडमेंट एक्ट 1988 के थ्रू ये वोटिंग एज जो है वो 21 साल से लेके घटाकर 18 साल कर दी गई है 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 के थ्रू। ठीक है। और 327 क्या कहता है? 327 ये है पावर, लॉ मेकिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के पास लॉ मेकिंग पावर आ जाता है। और 328 ये स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर आ जाता है। और 329 जो है वो कोर्ट किसी भी तरह के मामलों में, मतलब चुनावी मामलों में ये नहीं पड़ेगा। ठीक है। निर्वाचन आयोग का जो काम है वो कैसे होता है और वो क्या क्या करता है? ठीक है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, ये क्या कंडक्ट करवाता है? ऑर्गेनाइज इलेक्शन ऑर्गेनाइज करता है। किस चीज की इलेक्शन ऑर्गेनाइज करता है भाई? ये इलेक्शन ऑर्गेनाइज करता है लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस जो है वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू हुआ जाता है। और सीक्रेट बैलेट के थ्रू हमने ये पिक्चरें भी बहुत बार देखे हैं सोशल मीडिया में कि प्रधानमंत्री मतदाता भरते हुए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है। तो ये क्या क्या कंडक्ट करवाता है ये ऑर्गेनाइज कौन से इलेक्शन करवाता है? लोकसभा इलेक्शन करवाता है, मतलब लोकसभा इलेक्शन में आप पीएम को चुनते हैं। फिर राज्यसभा जो एमपीज वगैरह है वो राज्यसभा। फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में आप यहाँ पर किसको चुनते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में आप चुनते हैं मुख्यमंत्री को। फिर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की बात की गई, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट। लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन है ये पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के जो इलेक्शन है इनमें इनका कोई भी हाथ नहीं रहता है। ठीक है। ये स्टेट इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट करवाता है। ठीक है। तो ये सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन ही कंडक्ट करवाता है। ठीक है। और प्रिपेयर इलेक्टोरल रूल्स, और क्या क्या करवाता है? इलेक्टोरल रूल्स क्या क्या है? मेक एंड अपडेट वोटर लिस्ट, जो मतदाताओं के जो लिस्ट है उनको तैयार करता है। ये इंश्योर करता है कोई भी डुप्लीकेट या फेक वोटर्स ना आ जाए। और अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल्स, इलेक्शन के जो सिंबल्स है, जो आपने जितने भी सिंबल्स सारे देखे हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का वो चाहे लोटस हो जाए या किसी भी पार्टी का बता लीजिए, अब साइकिल हो गया, किसी भी जब मग हो गया, कोई भी झाड़ू हो गया, कोई भी सिंबल जो है वो कौन देता है? ये सारे सिंबल जो है ये इलेक्शन कमीशन ही सिंबल जो है प्रदान करता है। पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल कौन प्रदान प्रदान करता है? पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल प्रदान करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और रिसॉल्व ऑफ सिंबल डिस्प्यूट्स, जो सिंबल को लेकर जो झमेले में पड़ते हैं उस झमेले को भी कौन सुधार करता है? वो भी सुधारता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। कंडक्ट क्या है? सरल शब्दों में कहे तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये एक ऐसा नियम है, नियम की किताब है जिसका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो या कैंडिडेट्स हो, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और ये इंश्योर क्या करता है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ये इंश्योर करता है। मतलब सरकार किसी भी, मतलब जो सत्ताधारी जो दल है उन पर ये पाबंदी लगाता है, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज है जो अभी लीडिंग रोल में है उनके ऊपर पाबंदी करता है कि आप
मंत्री हो या कोई भी नेता हो, अगर चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं तो कोई भी सरकारी गाड़ियों में नहीं घूम सकते, मतलब कोई भी विमान यूज नहीं कर सकते, हेलीकॉप्टर यूज नहीं कर सकते, सरकारी अधिकारियों को इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, ठीक है। और किसी भी तरीके की, जैसे कि भड़काऊ जो भाषण जो है वो आप नहीं दे सकते, धर्म या संप्रदाय के आधार पर वोट नहीं मांग सकते हैं। ऐसा सब कुछ ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा गया है। अगर और मतलब किसी भी रैली या जुलूस के लिए आप पुलिस से पहले अनुमति लेना बहुत ज़रूरी है, ये भी है, ठीक है। और जैसे कि धार्मिक स्थल पर मंदिर, मस्जिद हो या चर्च, ऐसे उपयोग, मतलब ऐसे चुनाव के लिए, प्रचार के लिए भाषण आप नहीं कर सकते, मतलब धार्मिक स्थलों पर जाकर आप भाषण नहीं दे सकते हैं, ठीक है। सरकार किसी भी नई योजना या घोषणा करने से पहले, अगर वो लीडिंग रोल पर निभा रही है, जैसे कि अभी बीजेपी जो है आसाम में है, या तृणमूल जो है वो बंगाल में है, वो लीडिंग पार्टी है। लीडिंग पार्टी वो कभी भी कोई नई योजना या घोषणा या शिलान्यास नहीं कर सकते जिससे मतदाताओं को लुभाया जा सके, ठीक है। ऐसे सब कुछ, बहुत सारे सब कुछ है जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लिखे गए हैं। अगर ये नहीं माना जाता है तो आईपीसी और आरपी एक्ट 1951 के तहत ये कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। तो ये सब हमें याद रखना होगा। हमें क्या क्या याद रखना है? हमें सिंपल से सिंपल याद रखना है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है और कैंडिडेट के ऊपर ये पाबंद है, कि मतलब आप क्या क्या नहीं कर सकते। ये क्यों किया गया है? ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए ये किया गया है। मतलब आप कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते हैं, किसी मंदिर में जाके आप प्रचार करके आप वहाँ के वोट नहीं ले सकते, और किसी भी दूसरे आपके जो अपोजिट साइड के जो मंत्री जो है वो लड़ रहे हैं आपके पद के लिए, उसको आप किसी भी उसकी जीवन, मतलब निजी जीवन के ऊपर में आप कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते। ऐसे ही बहुत सारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दिए गए हैं। और दूसरा है ऑर्डरिंग रीपोल, मतलब कोई भी झमेला अगर हो गया है तो इलेक्शन जो है वो कैंसिल हो सकता है और री इलेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। और कंट्रोल ऑफ इलेक्शन मैल प्रैक्टिसेस, मतलब प्रिवेंट क्या क्या करती है ये? रीगिंग, बूथ कैप्चरिंग और करप्शन। हालांकि हमने वेस्ट बंगाल में बहुत बार सोशल मीडिया में देखे हैं, और सिर्फ वेस्ट बंगाल नहीं, जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी में, मतलब जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज इलेक्शन होता है तब बहुत ही उग्र रहता है जनता, मतदाता बहुत ही उग्र हो जाता है। इसीलिए ये रीगिंग, बूथ कैप्चरिंग और करप्शन के अगर बेसिस पे आ जाए तो प्रिवेंट करने लगेगी। कौन करने लगेगा? वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये प्रिवेंट करेगा, ठीक है। वोटर अवेयरनेस जो है वो प्रोमोट्स पार्टिसिपेशन, मतलब जितने भी मतदाताओं है वो उन सभी को प्रोमोट किया जाता है, यानी कि उनको बार बार ये कहा जाता है कि आप वोट दीजिए, अपना वोट ज़रूर दीजिए, उनको उत्साह की जाती है। और एडवाइजरी रोल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एडवाइजरी रोल क्या है? एडवाइजरी रोल ये है कि एडवाइज, और ये जो एडवाइस है, प्रेसिडेंट जो है वो एमपी से एडवाइस मांगता है, और गवर्नर जो है वो एमएलए से एडवाइस मांगता है। लेकिन किस बात पर वो एडवाइस मांगते हैं? एडवाइस वो मांगते किस बात पर? और वो जो एडवाइस है वो बाइंडिंग नेचर है, मतलब उनको मानना है, अनिवार्य है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है वो आर्टिकल 103 के तहत वो चुनाव आयोग के जो एमपीज है एमपी से सलाह लेते हैं। अगर कोई भी सदस्य जो है वो योग्य नहीं है, अगर वो योग्य नहीं है तो उनसे सलाह लेकर ये मानते हैं, प्रेसिडेंट एमपी से सलाह लेकर। और गवर्नर जो है वो एमएलए से सलाह लेकर मानता है। सेम तरीके की कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन मैटर हो, मतलब कोई भी योग्यता अगर प्रूफ ना कर पाए, इनकैपेसिटी मिल जाए, या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत आप कोई भी पकड़ा जाए, तो ये काम प्रेसिडेंट और गवर्नर करता है। जो एमपी से करते हैं वो आर्टिकल 103, और एमएलए जो एडवाइस मांगते हैं वो आर्टिकल 192 से, ठीक है। और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन की बात की जाए, प्रेसिडेंट से बात की गई तो वो है 103।
और एमएलए वो है 192। ठीक है, तो ये दो आर्टिकल है, ये दो आर्टिकल जो एडवाइस जो है वो बाइंडिंग नेचर है, मतलब आपको अनिवार्य है। चुनाव जो है चुनाव आयोग की ये सलाह जो है राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए ये अ, अनिवार्य है, यानी उन्हें ये मानना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, और कंडक्ट ऑफ बाई इलेक्शन, मतलब बाई इलेक्शन के तहत ये पार्लियामेंट और असेंबलीज में जो वैकेंट सीट्स है उनके ऊपर भी इलेक्शन करवाती है। ठीक है, वो पूरा हमने पढ़ लिया है। अब उसके आधार पर काफ़ी क्वेश्चंस है, काफ़ी नहीं मतलब कुछ ही सारे क्वेश्चंस है जो आने वाले एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चंस जो है बहुत सारे एग्जामों में पूछे भी जाते हैं। तो उसी कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को लेके कुछ क्वेश्चन सेट बनाया गया है, ताकि आपको आपने जो अभी तक पढ़ा है वो आप बहुत ही अच्छे तरीके से उसको एनालाइज कर सके कि आपने समझा या नहीं समझा है इसका उत्तर देके। ठीक है, तो क्वेश्चन करना भी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ पढ़ना है और पढ़ के छोड़ देना, रिवाइज करना ये ही सिर्फ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देना भी बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चंस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हमने डायरेक्ट सिर्फ टॉपिक नहीं, टॉपिक से शुरू करके पूरा वो उस टॉपिक पर आधारित हर एक क्वेश्चंस को भी उसका हल करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, वो है ऑन विच स्पेसिफिक डेट वाज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश, मतलब किस दिन, किस विशिष्ट दिन पर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो स्थापित किया गया है। वो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि 25 जनवरी 1950। और इसी 25 जनवरी को गौर कीजिएगा, इसी 25 जनवरी को क्या हुआ था, इसी 25 जनवरी को इसे नेशनल वोटर्स डे भी कहा जाता है। और 2011 में पहली बार, फर्स्ट टाइम 2011 में 25 जनवरी को ये नेशनल वोटर्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। 2011, ये भूलिएगा मत। ठीक है, तो एस्टैब्लिश कब हुआ था, जनवरी 25 1950। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज अ विच टाइप ऑफ बॉडी, मतलब ये जो बॉडी है, मतलब निकाय है, ये किस तरीके की बॉडी है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। तो हमने पहले इसके बारे में पढ़ा था कि ये एक ऑटोनोमस, मतलब जो है खुद का डिसीजन जो है वो खुद ही लेता है। ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बॉडी तो नहीं हो सकता और स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं हो सकता, क्योंकि ये पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर वाले ये सेट करते हैं। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब जो संविधान के मतलब आधारित नहीं है, ये तो संविधान से जुड़ा हुआ है। तो ये ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल से जुड़ा हुआ है, संविधान में इसका उल्लेख बहुत ही अ, आसान शब्दों में किया गया है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, और ऑटोनोमस इसलिए है क्योंकि इस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है, किसी भी मतलब केंद्र हो या चाहे स्टेट हो, किसी के ऊपर इसका दबाव नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, आंसर है ये डी। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, मतलब जो मुख्य चुनाव आयुक्त और जो अदर मतलब अन्य जो चुनाव आयुक्त है उनको कौन अपॉइंट करता है, मतलब कौन उनका नियुक्ति करता है। तो वो हमने पहले ही पढ़ा है कि इनको जो अपॉइंट करता है, वो अपॉइंट कौन करता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। अदर इलेक्शन कमिश्नर जो अन्य जो दो जन है उन लोगों को अपॉइंट कौन करता है, वो भी प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन किसके रिकमेंडेशन पर, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के आधार पर वो ये चुना जाता है। तो पूरा जो कार्यक्रम है तो कौन अपॉइंट करता है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। ये पूरा कौन करता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये करता है। और इसे जुड़कर और एक बहुत ही अच्छे सवाल भी आ सकते हैं, जैसे कि सिलेक्शन कमेटी, जो नया जो
बनाया गया है 2023 लॉ में, जो परिवर्तन किया गया है, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल दिया गया है सिलेक्शन कमेटी से, और सिलेक्शन कमेटी में अब कौन सा मेंबर है, वो चाहे अब प्रेजेंट पीएम, और उन वही एक चुनेंगे कौन, कैबिनेट मिनिस्टर को, और उसी के साथ ऑपोजिशन लीडर पार्टी का ऑपोजिशन पार्टी के जो लीडर है उन वो है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिलेक्शन कमेटी में नहीं है, पीएम है, ऑपोजिशन पार्टी के जो लीडर है वो है, और एक कैबिनेट मिनिस्टर है। और ये जो कैबिनेट मिनिस्टर है ये सर्च कमेटी के हेड है, ये भी हमें याद रखना है। तो अपॉइंट कौन करता है, सीधा सीधा अपॉइंट कौन करता है, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये हमने बहुत ही आसान तरीके से मतलब एक ट्रिक के माध्यम से हमने समझा है पहले। वो है 3665। 3665 का मतलब क्या है, 3 सदस्यों का ये जो निर्वाचन आयोग जो है वो 3 सदस्यों का है। ठीक है, 3 सदस्यों का निर्वाचन आयोग है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर। और जो 6 का मतलब कौन है, 6 का मतलब ये है कि 6 साल की सर्विस टेन्योर रहता है, और 65 साल तक, 65 मतलब 65 साल, जो भी पहले आएगा, चाहे वो 6 ईयर्स हो या चाहे वो 65 ईयर्स। तो 6 और 65 ईयर्स ये ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंडक्ट इलेक्शन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या कह रहा है कि भारत का चुनाव आयोग निम्नलिखित में से किसके लिए चुनाव आयोजित नहीं करता है, नहीं करता है। ये नोट बहुत ही ध्यान से पढ़ना, नोट, इसमें बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, नोट को नहीं पढ़ते हैं ठीक तरीके से या समझते नहीं है। तो हमने पहले ही देखा है कि कैसी कैसी चुनाव आयोजित करता है, कि ये राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, या कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का हो, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसे चुनाव आयोजित करता है। लेकिन ये पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज नहीं करता है, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज नहीं करता है। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज कौन करता है, ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ये करता है, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमेटी रिकमेंडेड द मल्टी मेंबर बॉडी ऑफ द इलेक्शन कमीशन। मल्टी मेंबर बॉडी, हमने मल्टी मेंबर बॉडी के बारे में पढ़ चुके थे हम 19 जब 50 में 1950 में जब ये तैयार हुआ था तब एक सिंगल मेंबर बॉडी था, लेकिन 1989 में ये एक मल्टी मेंबर बॉडी बन गया। लेकिन कुछ ही देर बाद 1990 में ये फिर से सिंगल मेंबर बॉडी, और 1993 से ये पूरा जो है ये परमानेंट बॉडी बनने लगा है। मतलब अब जो 3 मेंबर का सदस्यों का जो ये चुनाव आयोग है ये 1993 से मतलब लगातार चलते आ रहा है। लेकिन ये किस कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था, ये तरकुंडे कमेटी है। तरकुंडे कमेटी क्यों, तरकुंडे कमेटी को जेपी कमेटी भी कहा जाता है, और इस कमेटी को सपोर्ट करने वाला दिनेश गोस्वामी करके एक कमेटी है, ये भी है जो इस कमेटी को सपोर्ट करता है। मतलब इस कमेटी जो जो ये मल्टी मेंबर बॉडी के बारे में जो बताया है, उस चीज़ को सपोर्ट कौन करता है, दिनेश गोस्वामी कमेटी। ऐसे करके भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसीलिए हम बता दे रहे हैं, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हु एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन ग्राउंड्स अदर देन डिफेक्शन। मतलब दल बदल के अलावा अन्य आधारों पर किसी सांसद को अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है। मतलब किसी भी सांसद, मतलब अगर इसको कौन सलाह देता है, तो वो है इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और कौन से अनुच्छेद में देता है, ये अनुच्छेद आर्टिकल 103 में, आर्टिकल 103 में इसका वर्णन है, इसका उल्लेख है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पावर टू रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉट सिंबल्स टू देम इज। मतलब ये जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज के वो नेशनल है क्या, नेशनल पार्टी है या नहीं है, और सिंबल जो है वो अलॉट करना, ये जो इलेक्शन कमीशन के पास जो पावर है ये कौन से पावर में आता है,
वो रेगुलेटरी पावर है या एग्जीक्यूटिव पावर है या क्वासी जुडिशियल पावर है या एडवाइजरी पावर है। ठीक है, तो ये आता है क्वासी जुडिशियल पावर में। ये क्वासी जुडिशियल पावर में आता है, जहाँ पे इलेक्शन कमीशन क्या करता है, पॉलिटिकल किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करता है एज ए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है या नहीं, या किसी भी पार्टी को सिंबल प्रदान करता है। सिंबल के बारे में जो भी डिस्प्यूट्स रहता है वो सब कुछ कौन करता है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। वो क्वासी जुडिशियल पावर में संबंधित है। ठीक है, तो तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमेंडमेंट लोअर द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स। मतलब 21 साल से घटाकर वो 18 साल कर दिया है। किस अमेंडमेंट में? वो हमने पहले ही पढ़ा था आर्टिकल 326 में। आर्टिकल 326 हम जब पढ़ रहे थे तभी हमने पढ़ा था कि 61st अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। 61st अमेंडमेंट एक्ट जो 1988 में चालू हुआ था, 1988 में ये चालू हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ? वो 1989 में लागू हुआ, जहाँ पर आर्टिकल 326 वो राइट टू वोट के बारे में कहता है। जो इलेक्शन कमीशन के जो आर्टिकल रिलेटेड है वो आर्टिकल 326 में है, जो राइट टू वोट, और उसी में है जो पहले 21 साल दिया गया था, लेकिन घटाकर कब घटाया गया? वो 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 के तहत उसको घटाकर 18 साल कर दिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ देयर इज अ टाई इन 3-member इलेक्शन। 3-member इलेक्शन में अगर किसी भी बात को लेकर अगर डिसीजन जो है वो टाई हो गया है, तो डिसीजन कौन लेता है इलेक्शन कमीशन में? डिसीजन लेता है वो मेजॉरिटी से लेता है, बहुमत के आधार पर। हमने एकदम पहले पढ़ा था कि बहुमत के आधार पर, मतलब जो भी मेजॉरिटी वोट होगा उसी के आधार पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो अपना डिसीजन लेता है। मतलब ना कि वो खुद अकेला चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि वो मुख्य हो या हेड हो, तो वो खुद नहीं ले सकते। पूरे कमीशन मेंबर के जो 3 सदस्य हैं, उन 3 सदस्यों में जहाँ पर भी वो मेजॉरिटी आएगा वो ही डिसीजन रहेगा। ठीक है, अकेले चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो नहीं कर सकते। मेजॉरिटी रहना बहुत ही ज़रूरी है, बहुमत रहना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग द 2023 अपॉइंटमेंट एक्ट, हु इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमिटी फॉर द CEC एंड EC। मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, ये 2023 के जो अपॉइंटमेंट एक्ट है, जो नया जो अपॉइंटमेंट एक्ट आ गया है, उस अपॉइंटमेंट एक्ट में सिलेक्शन कमेटी में जो चेंजेस आए हैं उसके आधार पर ये क्वेश्चन बनाया गया है। जो क्या चेंजेस आए हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हटाया गया है सिलेक्शन कमेटी से। वहाँ पर अब कौन है? वो है PM जो है, अब मौजूदा PM वो है, और एक कैबिनेट मिनिस्टर है, और लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी है। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो नहीं है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है। ठीक है, ये बहुत ध्यान से हमें याद रखना है। और बार बार मैं ये भी कह दे रहा हूँ कि जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो हेड है। कहाँ का हेड है? वो हेड है जो सर्च कमेटी है, सर्च कमेटी के हेड कौन है? वो हेड है कैबिनेट मिनिस्टर, जो PM ही चुनते हैं कैबिनेट मिनिस्टर को। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो द एक्सपेंडिचर ऑफ द इलेक्शन कमीशन, मतलब चुनाव आयोग का जो खर्च है वो कौन उठाता है? वो कंसोलिडेटेड फंड से आता है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, तो यहाँ पे क्वेश्चन सारे समाप्त हो जाते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और आगे भी आपको अगर ऐसे ही वीडियो पसंद है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और सबसे उससे भी पहले बात कर दें कि 24 और 25 का जो इलेक्शन थीम है ये भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हालांकि सामने ही हमारे RRB ग्रुप D जैसे एग्ज़ाम्स है, इनमें ये भी आ सकता है इलेक्शन थीम। 2024-25 का जो इलेक्शन थीम है वो भी आ सकता है। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। मतलब वोट जैसा कुछ नहीं है, वोट ज़रूर डालेंगे हम।
और ये बात मैं सभी को कह दे रहा हूँ कि गाइस वोट डालना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वो वोटिंग राइट्स है। आर्टिकल 326 हमको ये वोटिंग राइट्स देता है कि हम वोट देकर किसी को चुन सके जो हमारे लिए काम करेगा, हमारे भविष्य के लिए काम करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।